नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे RBSE क्लास 10th की इंग्लिश की सेकंड बुक रीसोल्यूशन का यूनिट नंबर 2। आज हम रीसोल्यूशन का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है बोली। तो चलिए हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बोली। हर नेम वाज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। देखिए जैसे आप पाठ भी देख रहे हो, नाम क्या है? बोली। यानी ये एक बच्ची का नाम है जिसे सब लोग एक साधारणतः बोली कहते थे। लेकिन अब ये कह रहा है पाठ के आरंभ में, देखिए हर नेम वाज सुलेखा। बोली तो उसको ऐसे ही बोला जाता था, लेकिन वास्तविक नाम क्या था उसका? सुलेखा। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर बोली द सिंपल टोन्स। लेकिन सिंस यानी से, हर चाइल्डहुड यानी बचपन, लेकिन बचपन से उसको एवरीवन प्रत्येक हैड बीन कॉलिंग हर बोली, यानी बचपन से ही सभी या प्रत्येक व्यक्ति उसे बोली के नाम से पुकारते थे साधारण तौर पर। यानी सब लोग उसे बचपन से बोली कहते थे और वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा। तो चलिए नेक्स्ट। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। सी वह कौन? सुलेखा या बोली। वह फोर्थ चौथी, डॉटर यानी पुत्री, ऑफ नंबरदार रामलाल, वह नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। यानी 3 और उसकी बहनें थी सुलेखा की, और बोली चौथी पुत्री थी रामलाल की। When she was 10 month old। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना आपको, सुलेखा नाम था लेकिन सब लोग उसे बोली क्यों कहने लगे थे, इसका आपको आंसर मिल रहा है। ध्यान रखना यहाँ पर, when यानी जब, सी वह, 10 month old जब वह 10 महीने की थी, जब उसका जन्म हुआ और वह 10 महीने की हुई, तब उसके साथ में एक घटना घटित होती है, वो देखिए आगे। She had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। fallen यानी गिर गई, कोट चारपाई। ध्यान रखना कोट का मतलब है चारपाई, और पोट होता है पानी का बर्तन, POT पानी का बर्तन, COT चारपाई। फॉलन यानी गिर जाना, कोट यानी चारपाई, हेड यानी सिर, परहैप्स यानी शायद, डैमेज्ड यानी क्षतिग्रस्त या नुकसान पहुंचना, सम पार्ट यानी कुछ भाग, और ब्रेन यानी मस्तिष्क। जब वो 10 महीने की थी तो वे चारपाई से सिर के बल गिर गई। यानी वो चारपाई पर लेटी हुई थी और वो 10 महीने की थी तब उस चारपाई से नीचे गिर गई, और सबसे पहले जो सतह से टकराया था वो उसका सिर टकराया था, यानी वो सिर के बल गिरी, यानी सबसे पहले आंगन पर उसका सिर टकराया था, जिसके कारण क्या हुआ था? डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जिससे मस्तिष्क का कुछ भाग शायद उसका क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए जब वो 10 महीने की थी तब वो चारपाई पर लेटी हुई थी, लेकिन वो चारपाई से नीचे गिर गई और सबसे पहले जो नीचे आंगन था उस आंगन में उसका सिर टकराया। उसके कारण जो उसके सिर में कुछ भाग उसका क्षतिग्रस्त हो गया। और बोला या बोली, आप इसे नाम से ही समझ गए होंगे, यानी उसमें थोड़ा सा क्या आ गया, फिर सिर का कुछ भाग क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें थोड़ा सा भोलापन आ गया था, इसलिए सब उसको फिर बोली कहने लग गए।
बच्ची थी, लड़की थी, इसलिए उसको सब भोली कहने लग गए। उसमें भोलापन आ गया था, उसका अब मस्तिष्क एक्टिव नहीं था इतना, तो इसलिए सब लोग उसे क्या कहने लगे, उसके बाद में 10 महीने के बाद में भोली कहने लग गए। तो ये उत्तर था। तो सुलेखा को सब लोग भोली क्यों कहने लगे थे? जब वो 10 महीने की थी तब वो चारपाई से सिर के बल नीचे गिर गई और जिससे मस्तिष्क का कुछ भाग उसका क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद में सब लोग उसे भोली कहने लगे। तो चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली। इसलिए वो थोड़ी सी जो बच्ची थी, चाइल्ड थी, वो थोड़ी पिछड़ गई और सब लोग फिर उसे भोली के नाम से जानने लग गए। इसलिए सब लोग उसे भोली के नाम से ही जानते थे। At birth, the child was very fair and pretty। एट बर्थ यानी जन्म पर, जब उसका जन्म हुआ था, यानी सुलेखा का जब जन्म हुआ था, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। जब उसका जन्म हुआ था तब वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत थी। जब उसका जन्म हुआ था तब वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years old, देखिए अब 2 वर्ष के बाद में की एक और घटना आ रही है। ये सुंदरता के ऊपर आ रही है। भोलापन तो कब आया था उसके अंदर? जब वो 10 महीने की थी तब वो चारपाई से गिरने के कारण उसमें भोलापन आ गया। अब उसके साथ में एक और घटना उसके साथ घटित होती है। वो क्या हो रही है? अब वो आ रही है। पहले तो वो भी खूबसूरत थी, लेकिन फिर उसकी खूबसूरती भी थोड़ी सी बिगड़ गई। क्या कारण हुआ था, क्या हुआ था? अब वो चीज़ आपको यहाँ बताई जा रही है। जन्म पर वह भी बच्ची बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत थी। बट लेकिन व्हेन शी वाज 2 years old, लेकिन जब वो 2 वर्ष की थी, जब वो 2 वर्ष की हुई थी, उसके बाद में एक और घटना होती है। शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। अटैक यानी हमला, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक रोग। जब वो 2 वर्ष की होती है तब उसके ऊपर चेचक रोग का और हमला हो जाता है, जिसे हम हमारी राजस्थानी भाषा में माता भी बोलते हैं। यानी उसे माता या चेचक रोग हो गया था। ओनली द आइज वर सेव्ड, और जो चेचक रोग हुआ था पूरा उसका जो शरीर था, उस चेचक रोग के जो धब्बे होते हैं, जो उसके धब्बे जो होते हैं वो पूरे शरीर पर बन गए थे, केवल उसकी आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिंगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। लेकिन उसका एंटायर यानी संपूर्ण, बॉडी यानी शरीर, लेकिन उसका संपूर्ण शरीर परमानेंटली, ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे ये जो चेचक रोग होते हैं वो 5-10 दिन के बाद में वापस उसका शरीर पहले की तरह ठीक हो जाता है। वो टेम्परेरी होता है, यानी वो 4-5 दिनों के लिए होता है। लेकिन भोली के साथ में क्या हुआ था? जो धब्बे थे चेचक रोग के, वो परमानेंटली यानी स्थायी रह गए थे। वो अस्थायी नहीं थे, यानी कुछ समय के लिए नहीं थे, वो स्थायी रह गए। परमानेंटली का मतलब होता स्थायी और टेम्परेरी का मतलब होता अस्थायी। तो वो परमानेंटली थे, स्थायी हो गए थे, यानी वापस फिर वो धब्बे हटे नहीं थे और पूरे शरीर के ऊपर वो जो चेचक के धब्बे थे वो उसके शरीर पर स्थायी रह गए। डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, उस चेचक के काले धब्बे, यानी जिस प्रकार जो चेचक रोग होता है और उसके जो धब्बे बनते हैं काले काले, तो वो जो धब्बे थे वो उसके शरीर पर स्थायी रह गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, और छोटी सुलेखा जब तक 5 वर्ष की हो गई तब तक वो बोल नहीं पाई। और उसके साथ में और क्या घटना होती है? 2 घटना तो आपने देखी थी। एक तो वो चारपाई से गिर गई और दूसरी जब वो 2 वर्ष की हुई थी तब उसे एक चेचक रोग हुआ था और वो चेचक रोग के जो धब्बे थे वो उसके शरीर पर स्थायी रह गए, वापस हटे नहीं थे, उसके शरीर पर वो धब्बे रह गए। लिटिल सुलेखा
और जो छोटी बच्ची सुलेखा थी वो 5 वर्ष की उम्र तक वो बोल नहीं पाई, यानी जब तक वो 5 वर्ष की हुई थी तब तक वो बोल नहीं सकी थी। एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा। सी स्टैम्ड, स्टैम्ड का मतलब बड़बड़ाना, और अंततः जब उसने बोलना सीखा तो वे बड़बड़ाने लगी, बड़बड़ाना या हकलाना। जब भी वो 5 वर्ष के बाद में बोलना उसने शुरू किया तो जब वो बोलती थी तो थोड़ा वो हकलाने लग गई या बड़बड़ाने लग गई। The other children often made fun of her. The other children, दूसरे बच्चे, often made fun, often यानी प्राय, the adverb of present simple, often यानी प्राय। The other children often made fun of her. दूसरे बच्चे प्राय उसका मजाक, फन। दूसरे बच्चे जब वो हकलाती थी तब दूसरे बच्चे प्राय उसका मजाक बनाते थे। एंड मिमिकेट हर, मिमिकेट यानी नकल करना, और उसकी नकल करते, यानी जिस प्रकार वो हकलाते हुए बोलती थी उसी प्रकार से दूसरे बच्चे भी उसकी नकल करते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। अब जैसे दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाते और उसकी नकल करते, उसका परिणाम क्या हुआ? सी टॉक्ड वेरी लिटिल, परिणाम ये हुआ कि वे बहुत ही कम बोलती थी। अब इसके कारण यानी दूसरे बच्चे उसके मजाक बनाते थे और दूसरे बच्चे उसकी नकल करते थे जब वो बोलती थी, तो इसके परिणाम स्वरूप ये बात हुई थी कि जो बोली थी या सुलेखा थी वो बहुत ही कम फिर बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। जैसे हमने शुरुआत में ये जाना था कि जो बोली सुलेखा वो रामलाल की छोटी पुत्री थी, यानी रामलाल की 4 तो बेटियां थी, पुत्रियां थी, और कुल बच्चे कितने थे? 7। तो आपको पता चल गया होगा कि रामलाल के पुत्र कितने थे? 3। कुल बच्चे 7 थे, जिसमें 4 तो पुत्रियां थी और अब 3 हो गए पुत्र। तो रामलाल के कुल बच्चे 7 थे। 3 सन्स, 3 पुत्र, एंड 4 डॉटर्स, और 4 पुत्रियां। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि रामलाल के 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 तो पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज बोली, और उनमें से सबसे जो नवयुवक थी या सबसे जो छोटी थी, यंगेस्ट यानी सबसे छोटी या सबसे जवान, तो जो सबसे छोटी पुत्री थी वो थी बोली। इट वॉज ए प्रोस्पर्स फार्मर्स हाउस होल्ड, प्रोस्पर्स यानी समर्थ, और ये एक समर्थ किसान का घर था। जो रामलाल था वो एक समर्थ किसान था, यानी एक पैसे वाला व्यक्ति था। ये एक समर्थ किसान था, गरीब किसान नहीं था, ये एक पैसे वाला किसान या एक समर्थ किसान था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट, प्लेंटी यानी बहुताई, इसलिए खाने के लिए बहुताई मात्रा में सामान उपलब्ध रहता था, यानी खाने की चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती थी। एंड ड्रिंक, खाने पीने की, ईट एंड ड्रिंक, यानी वहाँ खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं थी रामलाल के घर पर। क्यों? क्योंकि वो एक समर्थ किसान था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट बोली वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, सभी बच्चे एक्सेप्ट यानी के सिवाय या छोड़ करके, ऑल द चिल्ड्रन सभी बच्चे, बोली को छोड़ करके, वर हेल्दी, हेल्दी यानी स्वस्थ, सभी स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, यानी बोली को छोड़ करके सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे, यानी हष्ट पुष्ट थे। बाकी के सब जो बच्चे थे वो हष्ट पुष्ट थे और एकदम स्वस्थ भी थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. The sons यानी जो रामलाल के पुत्र थे, सेंट यानी भेज दिया गया, रामलाल के
पुत्रों को तो शहर में अध्ययन करने के लिए स्कूलों में और उसके बाद में कॉलेज में भेज दिया गया। रामलाल के तीनों पुत्रों को तो पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया गया। पहले तो वो स्कूलों में पढ़ते थे, जब उन्होंने स्कूली शिक्षा पूर्ण कर ली उसके बाद में वो कॉलेजों में अपना प्रवेश ले लिया। तो बच्चे तो शहर में पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे। ऑफ द डॉटर्स, और अब जो पुत्रियां थी रामलाल की, राधा द इल्डेस्ट यानी सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी पुत्री थी रामलाल की उसका नाम था राधा। भोली सबसे छोटी थी, सबसे बड़ी पुत्री का नाम क्या था? राधा। हेड ऑलरेडी बीन मैरिड, जो सबसे बड़ी पुत्री थी राधा उसका पहले से ही विवाह कर दिया गया, यानी राधा की तो शादी भी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड बीन सेटल्ड एंड व्हेन दैट वाज डन, और जो दूसरी पुत्री थी जिसका नाम क्या था? मंगला। द सेकेंड डॉटर्स मंगला, यानी दूसरी पुत्री मंगला का भी विवाह संपन्न हो गया और वो भी अपना जीवन यापन कर रही थी। रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, अब रामलाल अपनी तीसरी बेटी के बारे में या तीसरी पुत्री के बारे में सोच रहा था। थर्ड चंपा, और तीसरी पुत्री का नाम क्या था? चंपा। तो दो बेटियों का तो विवाह रामलाल ने कर दिया था, मंगला और राधा का। अब रामलाल तीसरी बेटी के बारे में सोच रहा था जिसका नाम था चंपा। दे वर गुड लुकिंग, वो दिखने में भी अच्छी थी। हेल्दी गर्ल्स, और वो एक स्वस्थ लड़की भी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड्स रूम फॉर देम, और उसके लिए ब्राइड्स रूम यानी दूल्हा, और उसके लिए दूल्हे को ढूंढना डिफिकल्ट यानी मुश्किल, और नॉट यानी नहीं, और उसके लिए दूल्हे को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। यानी तीसरी बेटी का नाम था चंपा, और रामलाल तो हालांकि थोड़ा चंपा के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो दिखने में भी अच्छी थी, स्वस्थ थी, इसलिए दूल्हे को ढूंढना चंपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी या कोई मुश्किल बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट बोली, लेकिन रामलाल बोली के बारे में चिंतित था। दो बेटियों की तो शादी कर दी थी, तीसरी बेटी भी अच्छी थी, और इसलिए उसके लिए कोई दूल्हे को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन रामलाल को अब यानी भोली के बारे में चिंता सता रही थी। जैसे कि आपने जाना भी था, वो एक थोड़ी सी उसमें बोलापन भी था, और फिर चेचे के दबे रह जाने के कारण उसकी खूबसूरती भी बिगड़ गई थी। तो इसलिए अब रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। सी हैड नाइदर गुड्स लुक नॉर इंटेलिजेंस, सी यानी वह बोली, नाइदर गुड लुक्स, ना तो वह दिखने में अच्छी थी, नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही उसमें बुद्धि थी, यानी उसमें भोलापन भी था, बुद्धि भी नहीं थी, और वो दिखने में भी अच्छी नहीं थी। इसलिए अब रामलाल को बोली की चिंता सता रही थी। बोली वाज 7 years old when मंगलास वाज मैरिड, जब मंगला का विवाह हुआ था तब बोली 7 वर्ष की थी। मंगला दूसरी बेटी थी रामलाल की, पहली बेटी राधा, यानी जब मंगला का विवाह हुआ था तब बोली की उम्र 7 वर्ष थी। द सेम ईयर, उसी वर्ष यानी जिस वर्ष मंगला का विवाह हुआ, और जिस वर्ष मंगला का विवाह हुआ उस समय बोली की उम्र क्या थी? 7 वर्ष। यानी उसी वर्ष ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, उसी वर्ष प्राइमरी यानी प्राथमिक यानी कक्षा 5 तक, उसी वर्ष एक प्राथमिक विद्यालय उसी गांव में लड़कियों के लिए खोला गया। यानी जो रामलाल का गांव था उसी गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खुला था, और वो केवल लड़कियों के लिए ही खुला था, यानी केवल वो गर्ल्स स्कूल थी, लड़कियों की केवल स्कूल थी। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट इज ओपनिंग सेरेमनी,
ओपनिंग सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह। और तहसीलदार साहब उसका उद्घाटन समारोह करने के लिए पहुंचे। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा। किसने? तहसीलदार साहब ने। तहसीलदार ने क्या बोला था रामलाल से? एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, तुम राजस्व विभाग के एक कर्मचारी हो, या तुम एक सरकार के कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति हो। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, और तुम अपने गांव में सरकार का नेतृत्व भी करते हो। इन द विलेज, गांव में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर, इसलिए तुम्हें गांव वालों के लिए एक उदाहरण बनना होगा। एग्जाम्पल, उदाहरण। यानी तुम्हें क्या करना होगा? अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा। क्यों? क्योंकि तुम एक सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हो। यदि तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजोगे तो अन्य गांव वाले भी लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे और वे भी अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे। ये बात बोली थी तहसीलदार साहब ने ओपनिंग सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह में ये बात बोली थी। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजना चाहिए, यानी तुम्हें अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना चाहिए। चलिए, ये बात तो तहसीलदार साहब ने बोली थी। डेट नाइट, उसी रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उसी रात रामलाल जब अपनी कंसल्टेड यानी बातचीत करना, जब रामलाल अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था। ये तो दिन की बात थी। तहसीलदार साहब ने ये बात बोल दी थी। जब वो शाम को घर आया रामलाल, तब उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई कि तहसीलदार साहब ने बोला कि मुझे अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना चाहिए। अभी दो बच्चियां बची थी, चंपा और बोली। क्यों? दो बच्चियों की तो शादी कर दी थी। तो जैसे ही ये बात बोली थी रामलाल ने अपनी पत्नी से, तो उसकी पत्नी क्या कहती है? शी क्राइड, वे चिल्लाई। कौन? रामलाल की पत्नी चिल्लाई। और वो क्या बोल रही है? आर यू क्रेजी, क्रेजी का मतलब है पागल। आर यू क्रेजी, पागल हो गए हो? रामलाल को बोल रही है, क्या पागल हो गए हो तुम? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा? ये बात बोल रही है रामलाल की पत्नी रामलाल से कि यदि लड़कियां स्कूल जाएगी तो फिर उनके साथ शादी कौन करेगा। तो ये जो पहले की जो कुरीतियां हैं, यानी पहले के टाइम में बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा करते थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए रामलाल की पत्नी रामलाल से कह रही है, क्या तुम पागल हो गए हो? यानी यदि हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो फिर उनकी शादी, यानी उनकी शादी कौन करेगा, या उनके साथ में शादी कौन करेगा फिर? बट रामलाल, लेकिन रामलाल हैड नॉट द कोर्स टू डिसओबे द तहसीलदार। डिसओबे यानी अनुज्ञा, ओबे यानी आज्ञा, और डिसओबे यानी अनुज्ञा, ऑपोजिट। लेकिन रामलाल में तहसीलदार साहब की अनुज्ञा करने का कोर्स यानी साहस या हिम्मत, लेकिन रामलाल में तहसीलदार साहब की अनुज्ञा करने का साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंततः उसकी पत्नी ने कहा। फिर पहले तो ये बात बोली थी, क्या तुम पागल हो गए हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? यदि लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनके साथ में शादी कौन करेगा? लेकिन फिर रामलाल ने कहा कि नहीं, मैं तहसीलदार साहब की अनुज्ञा नहीं कर सकता, ये मुझ में हिम्मत नहीं है। तो उसकी पत्नी कह रही है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। फिर उसकी पत्नी कहती है, चलिए ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है अगर तुम तहसीलदार साहब की अनुज्ञा नहीं कर सकते। सेंड बोली टू स्कूल, हम ऐसा करते हैं, बोली को स्कूल भेज देते हैं। सेंड बोली टू स्कूल, हम बोली को क्या कर देते हैं? स्कूल भेज देते हैं।
जिससे तुम्हारी बात भी रह जाएगी। एज इट इज देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, जैसे कि उसकी शादी होने के भी अवसर बहुत कम है। यानी अब बोली कि तो शादी होने के अवसर भी बहुत कम है। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा भद्दा है और लैक ऑफ सेंस, और उसको उसके अंदर समझदारी भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल्स वरी अबाउट हर, स्कूल के अध्यापकों की उसकी चिंता करने दो। हम ऐसा करते हैं, बोली को स्कूल भेज देते हैं और फिर उस बोली की चिंता स्कूल के अध्यापक करेंगे, क्योंकि इस बोली के शादी होने के चांस तो बहुत कम है, उसका चेहरा भी भद्दा है और उसमें समझ भी नहीं है, यानी समझ की भी कमी है। ये बात बोलती है रामलाल की पत्नी रामलाल से। चलिए, ये बात थी रात के समय की। फिर क्या होता है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, जब सूर्य उदय होता है अगले दिन, रामलाल को बोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने बोली का हाथ पकड़ा और कहा। अब अगले दिन रामलाल बोली का हाथ पकड़ता है और कहता है, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर के जाऊंगा। अगले दिन जब होता है तो रामलाल बोली का हाथ पकड़ता और कहता, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल लेकर के जाऊंगा। बोली वाज फ्राइटेड, बोली बेबीत हो गई थी, बोली थोड़ी सी बेबीत हो गई थी, डर गई थी। फ्राइटेड यानी बेबीत होना या डर जाना, बोली डर गई थी या बेबीत हो गई थी। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, शी डिड नॉट नो, वे नहीं जानती थी स्कूल के बारे में, यानी उसको बिल्कुल स्कूल के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। यानी जैसे उसने कहा कि मैं तुम्हें स्कूल लेकर के जाऊंगा, जैसे ये बात बोली थी तो बोली डर गई। क्यों डर गई थी? क्योंकि बोली स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानती थी। सी रिमेंबर्ड, फिर उसने याद किया, रिमेंबर्ड यानी याद किया, फिर उसने याद किया, हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ, फिर उसने याद किया कि कैसे कुछ ही दिन पहले उनकी वर्द गाय लक्ष्मी, ये ध्यान रखना लक्ष्मी गाय का नाम है। फिर उस बोली को याद आता है कि कैसे कुछ ही दिन पहले उनकी वर्द गाय लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट द हाउस, को घर से बाहर निकाला था। फिर उसे याद आता है कि कैसे कुछ ही दिन पहले हमारी जो एक वर्द गाय थी लक्ष्मी, उसको भी घर से बाहर निकाल दिया था। एंड सोल्ड, और फिर उसे बेच दिया गया था, यानी गाय को भी एक बार घर से बाहर निकाला था और फिर उसको बेच दिया। और पिताजी तो बोल रहे हैं कि आओ मेरे साथ, मैं भी तुम्हें इसको लेकर के जा रहा हूँ, कहीं मुझे भी घर से बाहर नहीं कर रहे हैं। यानी वो ऐसी बातें उसके दिमाग में आने लगी और इसके कारण वो थोड़ी सी डर गई थी। तो अब वो क्या बोलती है, न न न न नो नो नो, न न नहीं, यानी वो जब बोलती थी वो क्या करती थी, हकलाती थी, इसलिए वो हकला रही है, न न न नहीं। तो वो पिताजी से कह रही है न न नहीं, मैं नहीं चलूंगी। सी शाउटेड इन टेरर, टेरर यानी डर या भय, वो डर से चिल्लाई। एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है पकड़, और पिता की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाते हुए वो दूर चली गई। फिर पिताजी जो उसका हाथ पकड़े हुए थे, पिताजी से वह अपना हाथ छुड़ा लेती है और दूर चली जाती है। चलिए नेक्स्ट पेज। जैसे ही वो पिता से यानी पिता की पकड़ से वो दूर चली जाती है तो रामलाल कहते हैं, व्हाट इज मैटर विथ यू यू फूल, मूर्ख तुम्हारे साथ क्या बात है, यानी क्या बात है। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो केवल तुम्हें स्कूल लेकर के जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ,
फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, उसने यानी रामलाल ने, फिर रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ टुडे, डिसेंट क्लोथ टुडे, अच्छे वस्त्र, आज उसे कुछ अच्छे वस्त्र पहनाओ, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन सी हर, अन्यथा स्कूल के अध्यापक और स्कूल की अन्य लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेगी जब वो उसे देखेगी। अभी रामलाल कह रहा अपनी पत्नी से कि आज इस भोली को कुछ अच्छे वस्त्र पहनाओ, अगर अच्छे वस्त्र नहीं पहनाए, क्योंकि हम तो समृद्ध एक परिवार के लोग हैं, और यदि ऐसे ही वस्त्रों में हम भोली को स्कूल लेकर के जाएंगे तो जब अध्यापक और अन्य जो लड़कियां इसे देखेगी तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। न्यू क्लॉथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए वस्त्र नहीं बनाए जाते, यानी भोली के लिए कभी भी नए वस्त्र नहीं बनाए जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों की पुरानी पोशाकें, वर पास्ड ऑन टू हर, उसे दे दी जाती थी, यानी जो उसकी बहनें थी राधा, चंपा, मंगला, इनकी जो पोशाकें होती थी तो वे पोशाकें फिर जब पुरानी हो जाती थी तो वे पोशाकें भोली को पहनने के लिए दे दी जाती थी, और भोली के लिए कभी भी नए वस्त्र नहीं बनाए जाते थे। नो वन केयर टू मेड और वॉश हर क्लॉथ, और ना ही कभी उसके वस्त्र अच्छे से धोए जाते थे, और ना तो भोली के कोई अच्छे वस्त्र उनके लिए लाते थे, और ना ही भोली के वस्त्रों को कभी अच्छी तरीके से धोए जाते थे। बट लेकिन टुडे सी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज सौभाग्य से उसको एक नई पोशाक प्राप्त हुई। लेकिन जब वो स्कूल जा रही थी तो उस दिन भोली को एक नई पोशाक दी गई, और ये उसका क्या था, सौभाग्य था, उसका लक था। which had shrunk after many washing and no longer fitted चंपा, जो कई बार धुलने के बाद, आफ्टर मैनी वॉशिंग, कई बार धुलने के कारण, विच हेड श्रंक, श्रंक यानी सलवटें, जिसमें सलवटें आ गई थी, और वो अच्छे से अब चंपा को फिट भी नहीं आ रही थी, यानी अब ना तो वो चंपा को सही आ रही थी, और कई बार धुलने के कारण क्या हो गए थे, उसमें सलवटें आ गई थी, इसके कारण पोशाक तो नई थी लेकिन चंपा को भी अब वो ठीक से आ नहीं रही थी, इसलिए वो जो नई पोशाक थी वो आज भोली को यानी सुलेखा को दे दी गई थी। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, और आज उसे नहलाया भी गया, और ऑयल यानी तेल, रब्ड यानी मला गया, हर ड्राई उसके सूखे हुए, एंड मेटेड, मेटेड यानी उलझे हुए, और अब उसके सूखे हुए और उलझे हुए बालों में भी तेल मला गया, यानी उसको स्नान भी कराई गई, और उसके जो सूखे हुए और जो उलझे हुए बाल थे उसके यानी बालों में आज तेल भी मला गया था। एंड देन डिड सी बिगेन टू बिलीव, तब उसे थोड़ा सा विश्वास हुआ, तब भोली को जब उसे स्नान करवाई गई, उसे एक नई पोशाक पहनाई गई, और उसके सिर पर यानी सूखे हुए बालों में जब तेल भी मला गया तब उस भोली को थोड़ा सा विश्वास हुआ। क्या हुआ? सी वॉज बींग टेकन टू पैलेस बेटर देन हर होम, तब उसे विश्वास हुआ कि जिस भी स्थान पर उसे ले जाया जा रहा है वो घर से तो अच्छा होगा। तब उसने सोचा कि घर से तो वो अच्छा ही स्थान होगा, तभी मुझे आज स्नान कराई गई, मेरे तेल यानी मेरे बालों में तेल भी मला गया और मुझे एक नई भी पोशाक मिली, इसलिए उसे ये थोड़ा सा विश्वास होता है कि मुझे जहाँ पर भी ले जाया जा रहा है वो मेरे घर से तो अच्छा स्थान होगा। When she reached the school, जब वे स्कूल पहुंचे, कौन?
बोली और रामलाल, यानी जब वो दोनों स्कूल पहुंचे। द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, तो बच्चे पहले से ही कक्षाओं में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर्स टू द हेड मिस्ट्रेस, तो रामलाल ने अपनी पुत्री का हाथ प्रधानाध्यापिका को दिया। लेफ्ट एलोन, इसे अकेला छोड़ दो। द पुअर गर्ल लुक अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, वो बेचारी लड़की डरी हुई आंखों से देख रही थी। फियर लेडेंस आइज, डरी हुई आंखों से। जैसे ही उसे अकेला छोड़ा गया तो वो बच्ची स्कूल में चारों तरफ देख रही थी डरी हुई आंखों से। देयर वर सेवरल रूम्स, वहां पर अनेक कमरे थे। सेवरल यानी अनेक, वहां पर अनेक कमरे थे। एंड इन ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वाइटेड ऑन मैट्स, और प्रत्येक कमरे में उसकी तरह ही लड़कियां मेट्स यानी चटाई और स्क्वाइटेड यानी पालथी मार करके, और उसकी तरह ही कई लड़कियां जो चटाइयों पर पालथी मार करके बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, कुछ तो पुस्तकों में से पढ़ रही थी। और राइट ऑन द स्लेट्स, और कुछ स्लेटों पर लिख रही थी। उसने देखा कि उसी यानी बिल्कुल उसी तरह की लड़कियां जो चटाइयों पर पालथी मार करके बैठी हुई है, कुछ लड़कियां तो किताबों में से कुछ पढ़ रही थी और कुछ लड़कियां स्लेटों पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, फिर प्रधानाचार्य ने बोली से कहा कि इन कक्षाओं में से एक कक्षा के कोने में जाकर के बैठ जाओ। बोली डिड नॉट नो, बोली नहीं जानती थी व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, कि वास्तव में स्कूल कैसा होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या घटित होता है या वहाँ क्या होता है। बट सी वाज ग्लैड, लेकिन वो प्रसन्न थी टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, वहाँ पर कई सारी लड़कियों को पा करके। जैसे उसने कई सारी लड़कियों को वहाँ देखा तो वे थोड़ी प्रसन्न हुई। ऑफ हर ओवन एज, उसी की उम्र की, उसने देखा कि मेरी उम्र की यहाँ पर कई लड़कियां हैं। सी होप, और फिर उसने आशा की, होप यानी आशा की। दैट वन ऑफ देज गर्ल्स माइट बिकेम हर फ्रेंड, फिर उसने आशा की कि शायद इनमें से कोई एक लड़की तो मेरी मित्र बन जाएगी। तो फिर उसने आशा की कि इतनी सारी यहाँ पर लड़कियां बैठी हुई है, इनमें से शायद कोई एक दो तो मेरी मित्र बन जाएगी। द लेडी टीचर, जो महिला अध्यापक हु वाज इन द क्लास, जो कक्षा में थी, वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, वो कुछ लड़कियों को कह रही थी। समथिंग्स यानी कुछ, टू द गर्ल्स यानी वह कुछ लड़कियों को कह रही थी। बट बोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नोथिंग, लेकिन बोली कुछ नहीं समझ पाई। वह कुछ जो अध्यापिका थी वो लड़कियों को बोल रही थी, लेकिन बोली ने कुछ भी नहीं समझा। सी लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल, वॉल यानी दीवार और पिक्चर्स यानी तस्वीरें, उसने दीवार पर बनी तस्वीरों को देखा। जैसे आप देखते ही हो स्कूल में बहुत सारी पेंटिंग भी की हुई होती है, अलग अलग चित्र भी बनाए हुए होते हैं। तो उस स्कूल में भी दीवारों पर चित्र बनाए हुए थे और बोली उन चित्रों को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। फिर जैसे उसने चित्र देखा, अब देखिए किस किस के चित्र देखती है और जब वो चित्र को देखती है तो उसके मन में क्या विचार आते हैं, ये बात बताई जा रही है। द कलर्स फैसिनेटेड हर द हॉर्स, उस घोड़े का रंग बिल्कुल वैसा ही ब्राउन यानी भूरा था। घोड़े का एक चित्र बना हुआ था दीवार पर, उस घोड़े को जब वो देखती है तो उसके मन में विचार आता है कि ये घोड़ा तो बिल्कुल वैसा ही भूरा है जैसे कि घोड़े पर यानी जिस घोड़े पर बैठ कर के तहसीलदार साहब हमारे गांव आए थे। तहसीलदार साहब उनके गांव कब आए थे?
जब उस प्राइमरी स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो उनको उस बोली को याद आ रहा है कि जब तहसीलदार साहब घोड़े पर बैठ करके हमारे गांव आए थे ना, तो बिल्कुल वैसा ही घोड़ा यहाँ पर ये बना हुआ है। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स। गोट यानी बकरी, ब्लैक यानी काली, और बकरी बिल्कुल वैसी काली है जैसी कि उनकी पड़ोसियों की बकरी थी। यानी उनके पड़ोसियों में एक बकरी थी जिसका भी रंग कैसा था, काला, और उस स्कूल के दीवार पर भी एक बकरी का चित्र बनाया गया था और उसमें भी जो कलर भरा यानी कलर जो फिलअप किया हुआ था वो काला कलर था। तो उसे याद आ रहा कि बिल्कुल बकरी का ये चित्र जो बना हुआ है वो बिल्कुल चित्र हमारी पड़ोसी के बकरी की तरह ही है। द पैरोट वॉज ग्रीन, और वे तोता भी बिल्कुल वैसा ही हरा था। लाइक द पैरोट सी हैड बीन द मैंगो ऑर्चर्ड, जैसा कि उस तोते को उसने आम के बगीचों में देखा। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह। ये लक्ष्मी किसका नाम है, जो रामलाल की एक वर्द गाय थी उसका नाम था लक्ष्मी। तो जैसे ही उसने वहां पर गाय का चित्र देखा तो उसे याद आता है कि बिल्कुल ये जो चित्र है बिल्कुल हमारी लक्ष्मी की तरह है, यानी हमारी गाय की तरह ही है। एंड सडनली बोली नोटिस, और फिर अचानक बोली ने ध्यान दिया दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड। फिर अचानक ध्यान दिया कि अध्यापक उसके पास में खड़ी है और उस पर मुस्कुरा रही है। और फिर वो अध्यापक उसे एक क्वेश्चन करती है, व्हाट इज योर नेम लिटिल वन। लिटिल वन यानी छोटी बच्ची। छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। वो अध्यापक तो कहती है छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। तो देखिए वो अपना नाम बताने की कोशिश करती है, बे बे बो। जब वो कहती है बे बे बो, क्यों, वो जब बोलती थी वो हकलाती थी इसलिए उसने पूरा नाम नहीं बता पाई, और वे बोलती है बे बे बो। सी कुड स्टम्प, वो हकलाने लगी, नो फर्दर देन दैट, और उसके आगे वे बोल नहीं पाई, उसने अपना नाम नहीं बता पाया और वो बोल रही थी केवल बे बे बो, यानी उसने अपना पूरा नाम नहीं बता पाई थी। और उसके बाद में वो रुक गई। Then she began to cry and tears fell out from her eyes in helpless flood, और फिर उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से ऐसा रूप से एक आंसुओं की बहार आने लगी, यानी फिर उसकी आंखों में से बहुत ही ज्यादा आंसू बरसने लगे। क्यों वो रोने लगी थी, वो डर गई थी। She kept her hand down as she sat in her corner, और फिर वो एक कॉर्नर में बैठ करके अपना सिर नीचे झुका लिया। Not daring to look up at the girls, और वो फिर उन लड़कियों की तरफ नहीं देखा। She knew, और वे जान गई, were still laughing at her, कि वे लड़कियां अभी तक उस पर हंस रही है।